नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि भिवानी में बीजेपी ने 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 2024 समेत कई मुद्दों को लेकर के मंथन किया है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की अध्यक्षता में बैठकों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई आला नेता मौजूद रहे। वहीं ओपी धनखड़ ने बताया कि बैठक में 2024 चुनाव की रणनीति बनाने के साथ ही 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर एक साथ पार्टी के झंडे फहराएंगे और इसका फैसला लिया गया है। वहीं प्रदेश के 4 लाख पन्ना प्रमुख और 1 लाख कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। धनखड़ ने बताया कि फरवरी में नया मेंबरशिप अभियान शुरू किया जाएगा और वहीं उन्होंने बताया कि 14 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल और सोनीपत में बीजेपी की बैठकों को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक, जिसमें आपको बता दें सीएम मनोहर लाल समेत तमाम लोग जो हैं इस बैठक में मौजूद रहे। 2024 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने की बात यहां पर कही गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर के भी पूरी तैयारियों की बात कही गई। 5 लाख ध्वज हम कार्यकर्ताओं के घरों पर फहराएंगे, 4 लाख पन्ना प्रमुख और 1 लाख उससे ऊपर के कार्यकर्ता। एक दिन एक समय ये कार्यक्रम हम अपने को दे रहे हैं, रेज्यूम कर रहे हैं। इसके साथ साथ उससे पूर्व तैयारियों में हमने 90 की 90 विधानसभाओं की पन्ना प्रमुखों की कार्यशाला, इस एक कार्यशाला में औसत रूप से 3500 से 4000 कार्यकर्ता शामिल होंगे, क्योंकि वो उनकी संख्या इतनी होती है। अभी 3 हो चुके हैं। 6 अप्रैल तक हमने इसको करने का टास्क दिया है। इसके साथ साथ हमने 15 मार्च से 22 मार्च तक जितने नए मतदाता बने हैं इस बार की वोटर लिस्ट में, जनवरी में वोटर लिस्ट आती है, जनवरी लास्ट में, सब नए मतदाताओं को हम टच करेंगे और सदस्य बनाएंगे। एक कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है साहब, सालों तक तो अध्यक्षों को ही काम नहीं करने दिया, अब वो क्या हमसे बात करेंगे। 2 अध्यक्ष उन्होंने सूखे तार दिए, अशोक तवज्जो तो लठिया के उन्होंने उतारा, शैलजा जी को काम ही नहीं करने दिया। वर्तमान अध्यक्ष की अभी बनी नहीं है। राहुल गांधी जी कह रहे मोहब्बत की दुकान खोलो, वो दुकान खुल नहीं रही है। सबको इकट्ठा बुलाया तो पीछे मीटिंग में आ गई। आप किससे तुलना करा रहे हैं भाई साहब? वो तो अपने अपने उसमें ही है सारे के सारे। कांग्रेस तो जो ये कोशिश की गई ना कि हम इसको किसी तरह से पिता पुत्र के ही एक सिस्टम में से चलाएं, उससे कांग्रेस ने अन्य वर्गों में अपने जनाधार को खोया और संगठनात्मक वर्किंग को भी खोया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में पीपली अनाज मंडी का दौरा किया और इस दौरान हुड्डा ने पीपली मंडी में किसानों, मजदूरों और आढ़तियों से मुलाकात की। किसानों और मजदूरों ने हुड्डा के सामने अपनी समस्याएं रखी और इस दौरान किसानों ने आलू की उचित कीमत न मिलने से परेशानी की बात कही। इसके साथ ही सरसों की खराब फसलों का अब तक मुआवजा नहीं मिलने से भी किसान काफी ज्यादा परेशान दिखे। वहीं हुड्डा ने सभी शिकायतों को सुनने के बाद किसानों को भरोसा दिया कि वो आगामी विधानसभा के सत्र के दौरान सदन में उनकी आवाज उठाएंगे और सरकार से जल्द सभी समस्याओं का समाधान करने की मांग भी करेंगे। और इधर कुरुक्षेत्र में किसानों के साथ मुलाकात के बाद पूर्व सीएम हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीते 8 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने किसानों का आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने किसानों की लागत दोगुनी कर दी है। वहीं इस दौरान उन्होंने सरकारी अस्पतालों में नए ड्रेस कोड को लेकर के भी तंज कसा। किसानों को देखा, उन्होंने कहा था 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत तकरीबन दुगनी होगी, क्योंकि डीजल पे वैट जो है दुगना कर दिया हमारे समय से, और आपका खाद पर जीएसटी लगा दिया, कीटनाशक दवाइयों पर जीएसटी लगा दिया, ट्रैक्टर पार्ट्स पर लगा दिया, जबकि हमारे समय में किसी पे टैक्स नहीं था। वैट 9%, 9 समथिंग था, 18%। अब तक जो 8 साल में केवल कर्जा बढ़ाने का काम किया,
आज प्रदेश पर 3 लाख से ज्यादा कर्जा और 1,22,000 के करीब देनदारी है। तो 4 लाख से ऊपर 4 लाख करोड़ कर्जा हो गया है और कोई विकास नजर नहीं आ रहा। आप स्वयं यहाँ कुरुक्षेत्र में हैं, कोई आपको कोई कहीं विकास दिखाई दे तो बताओ। कोई चीज नहीं बनाई हो, कोई ऐसी चीज बनाई हो जो ये कहने के लिए जैसे हमारे समय NID बनी है और भी कार्य हुआ, इनका कोई कार्य कहीं भी विकास कहीं नहीं दिखाया है। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है भाई। डॉक्टर सब अपना पैंट बुशर्ट पहन के आते हैं, सब कुछ आ सकते हैं। और कौन कह रहा है ये डॉक्टर ड्रेस कोड होना चाहिए, साफ होना चाहिए? उनके हेल्थ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, साहब वो खुद तो रहले भाई, अपनी ड्रेस खुद देख रहे हो, हाथ हो के आए तो अच्छी बात रहेगी ना। वो तो असेंबली पहले अपने पे लागू कर ले, फिर दूसरे की बात शोभा देगा। जो कोई बात कहे मैं उम्मीद करूंगा दूसरे पे लागू करूंगा, पहले अपने पे लागू करनी। वहीं कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने DSB इंटरनेशनल स्कूल की आधारशिला रखी और इस दौरान उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और लाडवा विधायक मेवा सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर हुड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि भविष्य में शिक्षित समाज की देश की तरक्की करेगा। वहीं इस मौके पर मौजूद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी भले ही मिशन 2024 की तैयारी कर रही है, लेकिन जनता ने भी बीजेपी को प्रदेश से चलता करने का मन बना लिया है। साथ ही सरपंचों को उनके अधिकार न देकर के बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आज शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण वो है। देखिए दुनिया तरक्की कर गई, आज इतनी तरक्की कर गई कि आज सवेरे मैं दिल्ली में ब्रेकफास्ट करूंगा तो दोपहर को लंदन में जाके खाना खा सकता हूँ, रात को न्यूयॉर्क पहुंच सकता हूँ। इतना कंपटीशन है। तो लेकिन आज एक बात समझ लें, सड़क भी बन जाएंगी, बनी भी हैं, और भी विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, जहाँ आवागमन शुरू हो जाएगा। लेकिन आगे कौन जाएगा? आगे कौन सा देश, कौन सा समाज जाएगा, कौन सा इलाका जाएगा, कौन सा प्रदेश जाएगा, कौन सा देश जाएगा? वही दुनिया में आगे जाएगा इस कंपटीशन जो शिक्षा में आगे जाएगा। शिक्षा सबसे जरूरी है। 2024 की तैयारी बीजेपी कर रही है, लोग भी तैयारी कर रहे हैं 2024 में बीजेपी को हरियाणा से स्थापित करने। सरपंच भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना उनको, लोकतंत्र की व्यवस्था से चुने गए। उनको उनके अधिकार ना देना लोकतंत्र की हत्या है। वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी परिवर्तन यात्रा की जानकारी देने के साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी की सरकार में प्रदेश पर कर्जा बढ़ा है और विकास का काम बंद पड़ा है, इसीलिए हमने फैसला लिया कि हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को इसकी जानकारी देंगे। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि 2024 के चुनावों में इनेलो बीजेपी को शिकस्त देकर के सत्ता से बाहर कर देगी। उन बीजेपी वालों से पूछना कि तुम्हारे 2 मेंबर पार्लियामेंट होते थे हाउस में 90 के अंदर, आज सत्ता भी है कि नहीं है? किसी भी राज्य में सरकार नहीं होती थी ना, आज कई राज्यों में सरकार है ना, लीडर एक ही होता है। उनको ये बता देना, चौधरी देवीलाल ने उनके साथ जितने भी एमएलए थे सारे भाग गए थे, भजनलाल खरीद ले गया था, और उन्होंने प्रदेश में और देश में दोनों में सत्ता का परिवर्तन किया था। इन लोगों ने मेरे कुछ साथियों को लालच दे करके अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करी थी। उनको ये जरूर बताना कि
मैं दोबारा फिर 2024 में इनको सत्ता से बाहर करूंगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाऊंगा। जब से भाजपा की सरकार बनी, कर्जा बढ़ा है और विकास के काम जो है उन पे अंकुश लगे। इसके लिए हमारी पार्टी ने एक फैसला लिया कि हम पूरे प्रदेश के लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाकर के इस 8 वर्ष में और कांग्रेस के पिछले 10 वर्ष में प्रदेश के हालात किस किस्म के रहे उनके बारे में खुल करके लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों को खुल करके बताएंगे। इसके लिए हमने पार्टी के सब साथियों ने बैठ करके जब इसमें चर्चा करी तो ये फैसला हुआ कि पूरे प्रदेश के अंदर एक यात्रा की जाए और उस यात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर घर घर तक ये बात पहुंचाई जाए। हमने इस 24 फरवरी से परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और जो 24 तारीख से चलेगी, 24 फरवरी से चल करके 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर उस यात्रा का समापन होगा। वहीं टोहाना में पंचायत मंत्री ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत करते हुए छात्रों को सम्मानित किया। इस दौरान पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने प्री बजट बैठक को लेकर के कहा कि सीएम मनोहर लाल ने सभी मंत्रियों और विधायकों से सुझाव लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के लिए एक अच्छा बजट पेश किया जाएगा। वहीं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने सरपंचों के प्रदर्शन पर कहा कि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ई टेंडरिंग लागू की गई है। हम सरपंचों को सहयोग के लिए अपील कर चुके हैं और सरकार द्वारा उनकी ग्रांट राशि खाते में डाली गई है। सरपंचों को उसका इस्तेमाल करते हुए गांव के विकास में अहम भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बड़ी बजट चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे हम विधायक साथी हों, मंत्री मंडल में हमारे मंत्री साथी हों, जो भी प्रतिनिधि हैं और आधिकारिक तौर पे भी बहुत फीडबैक लिया जा रहा है मीटिंग बार के लिए। एक अच्छा बजट हर वर्ग का ध्यान रखते हुए हमारी सरकार देने का काम करेगी। देखिएगा, एक आपने देखा होगा कि कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी और एक जो पैसे की जवाबदेही थी उसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार का एक ये अच्छा फैसला, प्रदेश हित का, जनहित का फैसला मैं कह सकता हूँ, किया है। आम नागरिक को हम सब चुने प्रतिनिधियों की जवाबदेही है। जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आए वो पैसा गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से डेवलपमेंट पे लगे। ई टेंडरिंग से ये सुनिश्चित होगा और काम की समय सीमा भी तय होगी और एक अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। तो ये प्रदेश हित और जनहित का फैसला मैं इसको कह सकता हूँ। उसमें मैं तो बार बार अपील कर चुका हूँ सरपंचों से, भाई आप सहयोग करें और जो पैसा अभी सरकार ने 1100 करोड़ PRI का जो देने का काम किया है उसको गाँव के डेवलपमेंट में लगा के गाँव को आगे बढ़ाने में और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेमोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा के द्वारा पंचकुला में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार का शुभारंभ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया। इस अवसर पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयुष विभाग ने काफी तरक्की की है और आप लोगों का हेमोपैथिक में विश्वास बढ़ा है। कोविड के दौरान हेमोपैथिक ने विशेष पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि भले ही एलोपैथिक दवाएं इमरजेंसी सेवाओं में बहुत कारगर है, लेकिन लाइलाज बीमारियों को ठीक करने में हेमोपैथिक ज्यादातर कारगर साबित होती है। उन्होंने कहा कि देश की प्राचीन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में होम्योपैथिक कॉलेज और कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कराना इसे बढ़ाने के लिए मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। वहीं पंचकुला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 500 करोड़ का आयुष एम्स बनाया जा रहा है, जो भविष्य में आयुर्वेद, योगा, यूनानी और हेमोपैथिक में अनुसंधान भी करेंगे और इलाज भी करेंगे। देखिए, आज पूरे देश से और कई विदेशों से भी होम्योपैथिक के बहुत ही प्रसिद्ध जो डॉक्टर्स हैं
आज इस वर्ल्ड होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए। और ये मैं समझता हूँ कि जो इलाज होम्योपैथिक से परमानेंट इलाज जो हो सकता है वो शायद एलोपैथिक से नहीं हो सकता, लेकिन एलोपैथिक भी हमारा एक अभिन्न अंग बन चुका है। इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर उसकी अति आवश्यकता रहती है। आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जो कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा में स्थापित हुई है। पंचकूला में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए की लागत से आयुष जो राजस्थान की जो हमारा NIS है उसका एक्सटेंशन यहाँ पर आयुष के एम्स के नाते पंचकूला में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से दिया है, जो बन करके लगभग तैयार हो चुका है। उसमें सभी प्रकार के, चाहे वो आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी है और होम्योपैथिक है, हर प्रकार की डॉक्टर्स रिसर्च भी करेंगे और यहाँ पर लोगों का इलाज भी करेंगे। तो उस दृष्टि से जो जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आयुष की प्रोत्साहन के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं और अच्छा एक सफिशिएंट बजट जो है उसके लिए दिया गया है। वहीं हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में नया ड्रेस कोड लागू करने का फैसला लिया गया। इसे लेकर के इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने कैथल के नागरिक अस्पतालों के डॉक्टर्स और नर्स से बातचीत करके सरकार के फैसले पर उनकी राय जानी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मंत्री अनिल विज द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ड्रेस कोड लागू किया गया है। तो हमारे साथ मौजूद है कैथल हॉस्पिटल की PMO रेनू चावला जी। मैडम, डॉक्टर साहब पहले तो नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, ड्रेस कोड लागू किया गया है, कहाँ देखते हैं इस मुहिम को आप? जी, जो हमारे ये माननीय हेल्थ मिनिस्टर सर ने ड्रेस कोड शुरू किया है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे हमारी जो भी हेल्थ स्टाफ में काम कर रहा है उसकी पहचान होगी, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और इससे उनका सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में होना एक बहुत ही फख्र की बात है। तो इससे ये भी फ़ायदा होगा कि जो भी पब्लिक बाहर से आ रही है, कोई ऑफिसर बाहर से आ रहे हैं, कई बार नहीं पता चलता कि कौन है ड्यूटी पर या इसकी क्या डेजिग्नेशन है, तो डेजिग्नेशन वाइज उनका पता चलेगा। तो डॉक्टर साहब, पहले अगर ये जो लागू किया गया है विज साहब द्वारा, जो पहले लागू नहीं था, तो उसमें क्या अंतर आप लोग देखते थे? पहले से भी लागू था, जैसे सीनियरिटी की बात करें या दूसरे डॉक्टरों की बात करें, उनका पता नहीं लगता था। जी, तो इसमें ये है कि पहले से वाइट कोट तो था, लेकिन नेम प्लेट कुछ लोग कम लगाते थे। अब नेम प्लेट भी लगेगी, तो उससे ये फ़ायदा रहेगा कि किसकी क्या डेजिग्नेशन है, पोस्ट है, वो पता चलेगा। नर्सिंग ऑफिसर्स भी वाइट कोट डालते थे, लेकिन कुछ लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट या हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ है, वार्ड सर्वेंट्स और जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है, वो कम डालते थे। तो अब वो भी डालेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप कहाँ देखते हैं? नमस्कार। मैं देखता हूँ कि जो डॉक्टर्स वाइट कोट डालते थे, कुछ डालते थे, कुछ नहीं डालते, अब सारे डालेंगे विद डेजिग्नेशन। जो आने वाला मरीज है उसको ये पता लग जाएगा कि मैं किस डॉक्टर से इलाज कराया और उसकी डेजिग्नेशन क्या है। हमारी स्टाफ तो पहले डालती थी, नर्सिंग स्टाफ तो डालती थी, जो मैट्रन वगैरह नहीं डालती थी, उनके लिए भी उन्होंने नेसेसरी कर दी है। और जो क्लास 4 है अपने आउटसोर्सिंग में, उनके लिए नहीं था। तो कई बार वो नहीं कहना मानते थे कि हमारा कोई ड्रेस कोड नहीं है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि जो पता लगेगा कि ये बंदा इस ड्यूटी पे खड़ा है, ये दरवाजे पर खड़ा है, इसका काम क्या है। ये जो है स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इससे ये है कि अब सारा स्टाफ जब यूनिफॉर्म में है तो हमें पता है कि जी ये क्लास 4 है, ये हमारा LT है। कई बार नया स्टाफ आता है, हम भी नहीं जानते डॉक्टर होने के नाते, तो हमें ही पता चलेगा जी ये हमारे स्टाफ का बंदा है। बाकी कौन सा पेशेंट है, कौन सा स्टाफ है, ये भी पता चलता है। कई बार भीड़ होती है तो मरीज स्टाफ को भी अंदर नहीं जाने देते। तो अब जब हम एप्रन में होंगे या हमारा स्टाफ एप्रन में होगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो तो रहता ही है, एक रेपो रहती है अच्छी पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में या स्टाफ के बीच में।
बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो स्टाफ नर्स है वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ देखते हैं, आप क्या कहेंगे? हॉस्पिटल में सभी वर्कर हमारे यूनिफॉर्म में होते हैं, एप्रन में, जिनका एप्रन है वो एप्रन में होते हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर की यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म में होते हैं। यूनिफॉर्म से सबका डेजिग्नेशन का अलग अलग पता चलता है, ये बहुत अच्छा रहता है। जो ये मुहिम है, इस मुहिम ये मुहिम बहुत अच्छी मुहिम है, इसका बहुत पेशेंट को फायदा होगा, पता चलेगा डेजिग्नेशन से डॉक्टर है, नर्सिंग ऑफिसर है, LT है, फार्मासिस्ट है। ये बहुत अच्छी मुहिम है। बिल्कुल, आप कहाँ देखते हैं? सर बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे मंत्री जी ने यह मुहिम चलाई है और सभी को अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए डॉक्टरों की बात करें तो उनसे भी बातचीत की गई और जो स्टाफ नर्स है उनसे भी बातचीत की गई, क्योंकि जो ड्रेस कोड लागू किया गया इसको लेकर जो मरीज है बात करें, अब उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा उसको। अब ये पता चल जाएगा कि कौन डॉक्टर किस मरीज का जो है इलाज कर रहा है। कैसे कैमरा में संदीप डोल के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली से दौसा तक दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत करेंगे। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे देश की राजधानी दिल्ली से आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने का काम करेगा। हालांकि अभी दिल्ली से दौसा तक के एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। दिल्ली मुंबई वडोदरा तक के इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण की शुरुआत की जा रही है। यह पहला चरण की अगर बात करें तो यह गुरुग्राम के सोहना से दौसा तक का होगा। और इस एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो क्योंकि दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब तक क्योंकि जिस तरीके से बात करें, किसी को यदि गुजरात जाना है, मुंबई जाना है या फिर जयपुर भी होते हुए जाना है तो उसको दिल्ली से गुरुग्राम जाना पड़ता था, इसके अलावा उसको साथ से इस तरह से जाना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली और जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम के राजीव चौक से जो पहले सोहना एक्सप्रेसवे बनाया गया था, अब जिसे भी दिल्ली मुंबई वडोदरा गुजरात जिस तरीके से अगर बात करें जाना होगा तो बाकायदा वो दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए राजीव चौक से इस गुरुग्राम सोहना एक्सप्रेसवे के माध्यम से इस DMV क्योंकि दिल्ली मुंबई वडोदरा जो एक्सप्रेसवे है यहाँ तक पहुंचेंगे। और इसके साथ ये सोहना एक्सप्रेसवे इस DMV अगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली मुंबई वडोदरा इस एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, जहां से लगभग 1350 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे जो है इसके माध्यम से कम समय में अब लोग दिल्ली मुंबई वडोदरा तक जाएंगे। हालांकि जो पहला चरण है वो अभी दौसा तक का है, यानी कि दिल्ली से दौसा का सफर जो अब तक 5 घंटे का हुआ करता था, अब ये कहा जा रहा है कि महज 2 घंटे में दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए दौसा तक पहुंच सकेंगे। तो किस तरीके का ये एक्सप्रेसवे है, किस तरीके से दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, क्या कुछ खास है, क्योंकि काफी इसको कहा गया कि आधुनिक तकनीक से इसे बनाया गया, तो किस तरीके का ये पूरा एक्सप्रेसवे है आइए आपको दिखाते हैं। और इन्हीं खबरों के साथ हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।